Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 सितंबर 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली लोकेटेड इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। तो अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एन वी रमन साहब हैं, इन्होंने कम्युनल कंटेंट को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। तो हम लोग जानने वाले हैं कम्युनल क्या होता है और ये एग्जैक्टली ये जो आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने थर्सडे में यहाँ पर बोला कि देखो बहुत सारे जो मीडिया के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हर चीज़ को कम्युनलाइज करते हुए नज़र आते हैं। मतलब कि मीडिया हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ये ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, जो चीज़ों को डिवाइड कर देना रिलीजन के बेसिस पर, और उन रिलीजन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। देखो रिलीजन के बेसिस पर ना आज के टाइम पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विवाद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कम्युनल एग्जैक्टली उसे ही बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अगर हम स्पेशली बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स या फिर एथनिक ओरिजिन्स को लेकर बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है इन लोगों के। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो 3 जज बेंच हुई और उस 3 जज बेंच को हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये सब मिलकर क्या कर रहे थे, एक पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे। अब वो याचिका किस चीज़ को लेकर दी गई थी, आप कह सकते हो जो पिटीशन था वो ये था कि जो ये नोवल कोरोना वायरस है, ठीक है, ये किसकी वजह से फैला है, ये तबलीगी जमात की जो मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर उसकी वजह से फैला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कवर की गई थी स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एक तरीके से कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कम्युनल कंटेंट देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार का ये एक कंटेंट नहीं है, बहुत सारे और कंटेंट देखने को मिलते हैं। जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के साथ वो यह है कि हम लोग हर चीज़ को कम्युनल एंगल से जोड़ दे रहे हैं, और इसके पीछे एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो, सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, चाहे वो आप कह सकते हो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी पर यहाँ पर एक तरीके से ये जो रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, इन सब के रिस्पॉन्स में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने अकाउंटेबल होते नहीं है, मतलब यहाँ पर इन चीज़ों की सुनवाई करते नहीं है। ठीक है, ये लोग रिस्पॉन्ड इतना अच्छा करता नहीं है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्ड किसके प्रति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पावरफुल पीपल हैं, ठीक है, जो काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं, फेमस पीपल हैं, अगर यहाँ पर ये कुछ करते हैं तो उनको ही रिस्पॉन्ड किया जाता है। अदरवाइज जो यहाँ पर आम लोग हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे कितना ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट देखोगे तो आप मतलब कि बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है बिल्कुल। ये एक तरीके से रिलीजन को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उसी चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि सरकार से यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या हमारे पास कुछ और रेगुलेटरी मैकेनिज्म था, ठीक है, इस चीज़ को लेकर या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बोला गया। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्स ये है कि देखो अभी हमारे पास क्या है, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको मालूम होगा आईटी रूल्स 2021 लाए गए हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो यहाँ पर एक रेड्रेसल मैकेनिज्म है, यही यहाँ पर ये चीज़ों को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर इसी की वजह से जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी यहाँ पर यूज़र्स की दिक्कतें होंगी वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल, आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वो है कि हम लोग हर चीज़ को कम्युनल एंगल से जोड़ देते हैं, और ये सब हम लोग क्या मेन काम ये मीडिया का देखने को मिलता है। मीडिया यहाँ पर कम्युनल एंगल से हर चीज़ को जोड़ता हुआ नज़र आता है। ये स्टेटमेंट आप पूरी तरह से इसको एनालाइज कर सकते हो। ओके,
नाउ अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने कुछ अलग से आपके लिए ऐड कर दिया है जो कि आपको लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये कम्युनल वायलेंस को लेकर ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जब आप सिलेबस देखोगे ना तो एग्जैक्टली टाइप करा गया सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना होगा कम्युनलिज्म के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है कम्युनलिज्म एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनल वायलेंस के अंदर आज के टाइम पर जो ये इतना ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है, कम्युनल हिंसा देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं, किस वजह से ये देखने को मिलता है। सबसे पहला डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली जाती है। ठीक है, फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर फेक न्यूज़ की वजह से आपस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा बन जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहला यहाँ पर इफेक्ट है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे आप देख पाओगे गलत तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग आईटी रूल्स लेकर आ चुके हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा कि फेक न्यूज़ वगैरह ना फैली जाए। ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर फैक्टर है मीडिया। ठीक है, एक तो सोशल मीडिया नंबर 1 पर है, दूसरा मीडिया है जैसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। दूसरा फैक्टर यह है कि देखो मीडिया भी क्या करता है, हर चीज़ को लिंक करता हुआ नजर आता है क्योंकि उन्हें टीआरपी कमानी है और ज़्यादातर यहाँ पर यही देखा जा रहा है। आज के टाइम पर फोकस इसी के ऊपर किया जा रहा है, हर चीज़ को कम्युनल एंगल से जोड़ दो और वो काफ़ी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इतनी अच्छी लोगों के पास है नहीं, उसकी वजह से भी हम लोगों को ये कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। लोग चीज़ों को समझ पाते नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और लोग सुन सुना के दूसरों की या फिर फेक न्यूज़ देखकर आपस में भड़क जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, ब्लाइंडली यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा एडुकेटेड होना ज़रूरी है। उसके बाद बोला गया कभी कभी मेजोरिटेरियन वाली चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। मतलब कि आपने मेजोरिटी का नाम सुना होगा। अब मेजोरिटी क्या है, मतलब मान लो एक डिसीजन है, एक डिसीजन के फेवर में मेजोरिटी लोग हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इसके डिसीजन में, और इसकी तरफ छोटा सा जो ग्रुप है, छोटा सा यहाँ पर थोड़े बहुत लोग हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, तो इनके बीच में भी यहाँ पर ये डिस्प्यूट क्रिएट होता जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये मेजोरिटी वाली चीज़ भी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसके अपोजिट में माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि ये एंटी नेशनल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि ये जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले लोग हैं यही कहीं ना कहीं वॉयलेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर फैलाई जाती हैं और यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया, इनके थ्रू और ज़्यादा इसमें आग लगा दी जाती है जिसकी वजह से लोग आपस में भड़क जाते हैं। ठीक है, अब कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट क्या होता है ये हमने देख लिया, क्या क्या फैक्टर्स या एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनल वायलेंस के अंदर। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर जो मानव के अधिकार हैं उनका पूरी तरह से वायलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बवाल भी क्रिएट होगा। ठीक है, एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस होगा, आपस में मारपीट हो जाएगी, तोड़फोड़ देखने को मिल जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, लोगों की जान जा रही है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो ये वायलेंस है फिर ये बढ़ता चला जाता है और आप कह सकते हो फिर यहाँ पर जो है मतलब कि इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो एक तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लगातार यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कम्युनलिज्म, ये जो कम्युनल वायलेंस है ये लंबे समय के लिए आप कह सकते हो चीज़ों को डैमेज कर सकता है और साथ ही साथ हमारे कंट्री के अंदर जो सेक्युलरिज्म है, हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं कि हर एक रिलीजन यहाँ पर एक तरीके से आराम से मतलब परस्यू करता है अपने रिलीजन को। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, हमारे फ्रेटर्निटी है, यानी कि भाईचारा है आपस में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नजर आती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कम्युनलिज्म के अंदर और क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनलिज्म का, ये भी हमने रिलेट कर लिया है। तो आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है ये। ओके, सेकेंड आर्टिकल पर चलते हैं। यहाँ पर बात करी गई एक्सपोर्ट को लेकर, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है अगस्त के महीने में, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट के थ्रू आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। देखो साल 2019, साल 2020 और साल 2021, कॉमन चीज़ क्या है, ये तीनों ही साल का जो डेटा है वो अगस्त के महीने का है। तो यहाँ पे बताया गया साल 2021 के अंदर एक्सपोर्ट बहुत हुआ है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट को टारगेट किया गया कि साल 2019 के अंदर 25 बिलियन डॉलर्स का हुआ था यहाँ पर एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 2020 के अंदर 22 बिलियन डॉलर्स का, और अगस्त 2021 के अंदर, इस साल जो अगस्त का महीना निकला है तब 33.14 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया देखो एक्सपोर्ट बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन क्या है इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक आर्टिकल के अंदर एनालाइज़ किया है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आगे आने वाले टाइम पर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस आएगा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पर चर्चा करता है कि देखो अभी क्या है ना,
दिल्ली के अंदर बहुत सारे वॉयलेंस देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बिल्कुल जो अभी हमने पहले वाला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, उसी चीज़ से रिलेटेड है। कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से रिलीजन के बेसिस पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हुआ है, बहुत मारपीट भी हुई है। लगभग यहाँ पर बोला गया है अभी तक 750 राइट केसेस रजिस्टर करे गए हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर केसेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे जो एक्यूज पर्सनस हैं उनको जेल में डाला गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जेल में हैं अभी इनके ऊपर ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लस यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो एक तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरीके से आज के टाइम पर प्रॉपर हो नहीं रही है, ये बिल्कुल फेल देखने को मिलेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम पर हम लोगों को जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके अंदर अफेक्ट देखने को मिलेगा। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि यह है कि अब जो भी केसेस हैं उनके ऊपर मेन फोकस रखा जाए, प्लस इन्वेस्टिगेशन करी जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि आज के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसके पीछे का रीज़न सुपरविजन नहीं है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है चीज़ों को, मतलब चीज़ें प्रॉपरली चल नहीं रही हैं। और इतने राइट्स हो चुके हैं, इतने लोगों को अरेस्ट करा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा मामला सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है किस चीज़ को लेकर, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आने वाले टाइम पर हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई। ज़रा सा आर्टिकल था और उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कम्युनल राइट्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। और कम्युनल राइट्स क्या होते हैं वो सब अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ओके। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर चर्चा हो रही है अफगान ओरिजिन टेरर प्राइम कंसर्न। अब इंडिया का एक स्टेटमेंट है, इंडिया यहाँ पर बोल रहा है कि अफगान ओरिजिन जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो है टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म थ्रेट सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा है अफगानिस्तान की साइड से, जो कि इंडिया को यहाँ पर दिख रहा है। और एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे उस चीज़ के बारे में बताया गया, टेररिज्म जो कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है, वो इन्फॉर्मेशन दी गई। देन उसके बाद आपको मालूम होगा अभी हाल ही में कतर के अंदर इंडिया और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई थी। जो इंडियन एम्बेसडर हैं टू कतर, ठीक है, दीपक मित्तल साहब, इन्होंने यहाँ पर मीटिंग करी थी, जो एक तरीके से तालिबान के एक्सटर्नल अफेयर का जो भी मुद्दा है वो संभालते हैं। अब यहाँ पर मीटिंग के अंदर डिस्कशन यही हुआ कि सबसे पहले जो भी हमारे लोग फंसे हुए अफगानिस्तान के अंदर उनको सिक्योरली निकाला जाएगा, प्लस टेररिज्म को रोका जाएगा। देखो हर जगह ना, हर यहाँ पर पैरा के अंदर आपको एक कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा, वो है टेररिज्म। टेररिज्म काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है और डेफिनेटली यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर इंक्रीज़ होगा तो उससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे कंट्री के अंदर भी ये टेररिज्म देखने को मिलेगा। खासकर कौन से वाले एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, जहाँ पर ऑलवेज हमेशा ही जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आर्टिकल आगे भी पेज नंबर वर्ल्ड सेक्शन वाला पेज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर दो जगह डिस्कस करने से डिटेल में कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ पर हम लोग एक ही जगह प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ बढ़ते हैं आगे। एक छोटी सी न्यूज़ ये है और इस न्यूज़ के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, कल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ देखने को मिली है। जो एक्टर हैं सिद्धार्थ शुक्ला, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, 40 साल की उम्र थी और बिग बॉस 13 के विनर थे, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बालिका वधू था तो वहाँ पर इन्होंने रोल प्ले किया था अपना। उसके बाद जो रीज़न है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी भी नहीं पता। ये मतलब कुछ सारी चीज़ें क्लियर नहीं है अभी भी कि डेथ कैसे हुई है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चलने वाली हैं। इस आर्टिकल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। तो अफगानिस्तान तो मतलब आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, मैप में देख लेना है, इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर वो देख लेना है। इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सारे रिलेशंस कवर कर लेना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। लोकेशन मैं बता चुका हूँ, ठीक है, रिलेशंस के मैं कवर कर चुका हूँ, पूरी हिस्ट्री इसकी कवर कर चुका हूँ कि 2011 से लेकर यहाँ पर क्या क्या रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हो क्या क्या यूएस के साथ देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है, इंडिया यहाँ पर एक तरीके से देख रहा है तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस को। देखो तालिबान और पाकिस्तान साथ में काफ़ी हद तक रिलेशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं और इनके रिलेशंस अच्छे हैं भी, ठीक है। और तालिबान, पाकिस्तान कह सकते हो, चाइना कह सकते हो, रशिया कह सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर एकजुट देखने को मिलेंगे। और चाइना तो आप कह सकते हो पूरी तरह से रिकग्नाइज़ कर चुका है, चाइना ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है तालिबान के साथ, क्योंकि चाइना को बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी मैं एक आर्टिकल कवर कर चुका हूँ डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली करंट अफेयर वाले वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है डेली बेसिस पर।
सारे आर्टिकल्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के लिए जाते हैं, पीआईबी के लिए जाते हैं, डाउन टू अर्थ के लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे सोर्सेज के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उसको ज़रूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया जो है लगभग आप कह सकते हो कि लगातार तालिबान को देख रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि तालिबान के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट सेटअप हो जाए। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि तालिबान और पाकिस्तान आपस में काफ़ी हद तक एकजुट हो चुके हैं और ये कंसर्न वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के लिए भी कंसर्न वाली बात है। अब यहाँ पर जो तालिबान के एक लीडर हैं उनके बारे में चर्चा हुई है और उसके बाद आप कह सकते हो अभी एक मीटिंग हुई थी, उसके बारे में अगेन चर्चा हुई है। इंडिया ने यहाँ पर कतर के अंदर इंडिया और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई है, दोनों के बीच में डिस्कशन ये हुआ है कि हम लोग अपने लोगों को प्रॉपरली वहाँ से निकालें, साथ ही साथ जो है टेररिज्म को एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर कम से कम किया जा सके, ये चीज़ हुआ। देन उसके बाद पाकिस्तान तालिबान के बारे में अगेन चर्चा हुई है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में एक साथ इनफैक्ट आ चुकी हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर इससे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ बोला है। पाकिस्तान यहाँ पर कहता है कि हम लोगों ने तालिबानों की एक तरीके से तालिबानियों की बहुत ज़्यादा केयर करी है। ठीक है, एक तरीके से इनको शेल्टर दिया है, एजुकेशन प्रोवाइड किया है, एक घर प्रोवाइड किया था पाकिस्तान के अंदर, ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान बार बार कहता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से क्योंकि इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट होता हुआ नज़र आएगा, ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 15 अगस्त से, मतलब पुरानी चीज़ें बता दी गई। आपको मालूम होगा 15 अगस्त, ठीक है, जब फॉल ऑफ काबुल देखने को मिला, काबुल के ऊपर जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है उसके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा है तालिबान को। उसके बाद यहाँ पर चर्चा हो रही है 2001 के रेस्पोंडेंट के बारे में कि आपको मालूम होगा कि साल 2001 ही था जब यहाँ पर यूएसए एंटर करा था, कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर, और अब यहाँ पर साल 2021 के अंदर यूएसए वापस से वहाँ से निकल चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। अब यहाँ पे लगभग 20 साल तक यूएसए रहा, अब वहाँ से विड्रॉ कर चुका है यूएसए, अब उसके बाद वापस से तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। उससे पहले भी यहाँ पर तालिबान का कंट्रोल हुआ करता था, ये बोला गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब एक रिपोर्टर ने पूछा कश्मीर इशू को लेकर, ठीक है, किससे पूछा, मिस्टर इस्तानिकज़ाई से। ठीक है, ये भी एक तालिबान के लीडर देखने को मिलेंगे, तालिबानी लीडर हैं, इनसे यहाँ पर जब पूछा गया कि कश्मीर इशू को लेकर क्या है, तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या बोला गया, कश्मीर इशू एक इंटरनल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक इंटरनल इशू है इनके नेबर्स के बीच में, नेबर्स में पाकिस्तान भी है और एक इंडिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है। तो एक तरीके से चलो यहाँ पर अच्छी बात है कि इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हुआ है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पर आर्टिकल को एंड किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया क्या क्या एग्जैक्टली चर्चा हो रही है। उसका एक बराबर में आर्टिकल देखने को मिलेगा जो हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अब इन्होंने मीटिंग करी है वॉशिंगटन के अंदर, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, यूएस के ऑफिशियल से बातचीत करी है। अब बातचीत के अंदर क्या क्या मुद्दा डिस्कस किया है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया, किन किन लोगों से बातचीत करी है। तो आप देख सकते हो नाम है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम दे रखे हैं। सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, उसके बाद जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ यहाँ पर मीटिंग करी है। अब क्वेश्चन यह है कि ये नहीं पूछा जा रहा किसके साथ मीटिंग करिए, कौन से ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जिनके साथ बातचीत करिए, कौन सा मुद्दा डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया है दोनों साइड ने, यानी कि इंडिया और अमेरिका की साइड से डिस्कशन किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके से प्रोग्रेस कितना हुआ है। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कितने इंक्रीज़ हुए हैं, दोनों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो उसको देखा गया है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत अलग अलग चीज़ों में देखी जाएगी, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद ग्लोबल पब्लिक हेल्थ देखा गया है, इकोनॉमिक कमर्शियल कोऑपरेशन देखा गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं, उस चीज़ को देखा गया। इनकी प्रोग्रेस को देखा गया है कि हाँ कितना प्रोग्रेस किया है कंट्री ने, उसको लेकर यहाँ पर ये सभी जगह पर चर्चा हुई है। ओके, और उसके साथ इंटरसेशनल भी यहाँ पर इंक्लूड था। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ है किस चीज़ को लेकर कि आगे भी किस प्रकार से इंडिया और यूएस मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने जो रिलेशंस हैं मल्टीलेटरल या फिर कोऑपरेशंस हैं उनको किस प्रकार से ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसा आगे भी कैसा किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में कितना कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको देखा गया, साथ ही साथ आगे भी कैसे कोऑपरेशन बनाकर चल सकते हैं उसको भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके, उसके बाद अभी देखो आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर जो है यूएस के साथ एक मीटिंग रखें, हो सकता है इस मंथ के एंड में देखने को मिले, या फिर लेकिन जल्दी हम लोगों को यूएस के साथ एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग देखने को मिलने वाली है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो धीरे धीरे आपको ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा, 10 दिन बाद ये आर्टिकल आ रहा है। आपको मालूम होगा जो इलेक्शंस हुए थे अभी हाल ही में, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए उसके बाद काफ़ी हद तक हिंसा बनी। वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल क्रिएट किया, एक दूसरे को मारा, लोगों की जान भी गई। ऐसी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने को मिली है। तो ये मुद्दा काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, इन चीज़ों को देखते हुए सीबीआई ने एक चार्जशीट को फाइल कर लिया है कि कौन कौन यहाँ पर जिम्मेदार था। बहुत सारे लोगों के लिए अगेंस्ट में यहाँ पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। लगभग यहाँ पर 30 से ज़्यादा एफआईआर बना ली गई है, जो जो लोग यहाँ पर शामिल थे इस हिंसा के अंदर, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ सरकार ने अपॉइंट किया है, अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट करे हैं 10 आईपीएस ऑफिसर्स को, ताकि ये एक तरीके से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है इसको असिस्ट कर सकें कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की जा सके इस पूरे के पूरे वायलेंस के बारे में। जो भी यहाँ पर ये इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, रेप हुए हैं, ठीक है, मर्डर हुए हैं, ये जो चीज़ें हुई थी, ठीक है, इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। तो सीबीआई ने यहाँ पर एक तरीके से इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग चार्जशीट को फाइल किया। अब कहोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, काफ़ी दिनों बाद आई है चर्चा में वापस से सीबीआई, तो इसके बारे में याद कर लेना, पढ़ लेना एग्जैक्टली कौन सी बॉडी है। देखो बहुत सारे लोग, नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं दोबारा से बताता रहूँगा जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले भी। तो जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आप कह सकते हो आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे तो सीबीआई नाम का पूरा एक चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सेटअप किया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के द्वारा, और वो रिजोल्यूशन पास किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ओके, जो ये सीबीआई है ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में, ये आपको ध्यान रखना है। सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा आया था, इसको सीबीआई को बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था सनातनम कमेटी के द्वारा, आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि सीबीआई नाम की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि करप्शन वगैरह को रोकेगी। सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पास पावर्स कहाँ से आती है, जब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो जो भी पावर्स आती है वो आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, आपको ध्यान रखना है, इसका मेन काम है इन्वेस्टिगेशन करना, करप्शन को रोकना। सीबीआई हेड करी जाती है एक डायरेक्टर के द्वारा, और यहाँ पर बहुत सारे लॉज को, ये एक तरीके से बहुत सारे जो लॉज हैं जैसे कि 69 सेंट्रल लॉज हो गए, 18 स्टेट एक्ट, 231 ऑफेंस आईपीसी के अंदर में, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो भी ऑफेंस इन लॉज के अंडर में होंगे उन सबको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, सीबीआई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा सीबीआई को एक तरीके से हेड करते हैं डायरेक्टर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो सीबीआई डायरेक्टर है वो अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, तो जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होते हैं एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप कह सकते हो कि जो ये कमेटी वगैरह है एक तरीके से कमेटी अपॉइंट करी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक कमेटी अपॉइंट करता है, अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। कैसे यहाँ पर मतलब कोई सीबीआई बॉडी इसके डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, पहले कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के थ्रू यहाँ पर जो है एक तरीके से उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे एज अ चेयरपर्सन। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि आज के टाइम पर हमारे एन.वी. रमन साहब हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि एक अपोजिशन लीडर भी होंगे लोकसभा के, इनके बीच में यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी इन 3 लोगों की, और उसके बाद यहाँ पर जो है डायरेक्टर सीबीआई के उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो टेन्योर होता है डायरेक्टर का वो कितना होता है, कितने साल तक काम करता है, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को प्रोवाइड किया जाता है 2 साल का टेन्योर, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो टेररिस्ट जो आतंकवाद है आज के टाइम पर वो दुखी होंगे हमारे मोदी सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि 2014 से जब से यहाँ पर ये मोदी सरकार आई है, ठीक है, एक तरीके से, तो तब से क्या हुआ है कि टेररिज्म नहीं देखने को मिला है। जो टेरर अटैक पहले देखने को मिलते थे वो टेरर अटैक नहीं हुए हैं इंडिया के अंदर कहीं भी, ऐसा यहाँ पर बोला गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ और भी लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हमारे बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बोला हम लोगों ने जो भी अटैक हुए हमारे पास उनका हमने पलट कर जवाब दिया है। पाकिस्तान के द्वारा जो भी अटैक करे गए थे हमने दोबारा पलट के यहाँ पर जवाब दिए हैं प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पर बोला गया बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर
सॉल्व ही नहीं करे थे, ठीक है। और वो मुद्दे बहुत पुराने थे जो कि कई मतलब आपका कई सालों से ये सॉल्व नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बोला गया अयोध्या टेम्पल का मुद्दा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मुद्दा बोला गया जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, वो भी यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। जो ये अयोध्या वाला टेम्पल वाला मुद्दा ये सुलझाया, ये भी मोदी सरकार ने सुलझाया। उसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हो जो आर्मी की पेंशन होती है उसको लेकर यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी। तो वन रैंक वन पेंशन वाला जो ये सिस्टम है ये हमारी मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है, ऐसा यहाँ पर जो है डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परफॉर्म किया है और मोदी सरकार एक बेस्ट गवर्नमेंट रही है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो कुछ इतना खास यहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पे एक आर्टिकल ये वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि इनको सेंटर्स को स्टेट्स को कि आप लोगों को कुछ कदम लेना है। अब वो कदम किस चीज़ को लेकर लेना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कदम इस चीज़ को लेकर लेना है कि ये लोग बहुत सारे जो वायलेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस देखने को मिलते हैं। और ह्यूमन राइट वायलेशन से सफ़र कौन कर रहा है, बहुत सारी वेमेन सफ़र कर रही हैं, जो औरतें हैं वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन वो कहाँ पर सफ़र कर रही हैं, जो सरकारी मेंटल रन हेल्थ, एक तरीके से मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर। आप कह सकते हो कि मतलब बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर बहुत सारी वेमेंस हैं, तो वेमेंस के प्रति बहुत वायलेशंस होता है। अब उन वायलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, राज्य है, केंद्र है, इनको यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा पहले ही बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया हंड्रेड्स ऑफ वीमेन सफ़र हुई हैं, ठीक है, मेंटली इल वेमेन है, और एक तरीके से जो कि इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर हैं, मतलब दिमाग से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मेंटली इल हैं, और एक तरीके से वो इन हेल्थ सेंटर्स के अंदर हैं, उनके प्रति बहुत वायलेशंस हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। और ये रिपोर्ट पहले ही पब्लिश हुई है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा कौन देगा, सेंटर देगा और स्टेट देंगे। तो इनको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं ताकि जो है आप कह सकते हो कि इन वायलेशंस को रोका जा सके और कम से कम किया जा सके। आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये सेंटर और जो स्टेट है मंथली बेसिस पर चेकअप कर सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं एरियाज़ की। तो यहाँ पर डेटा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, डेटा को रेगुलर अपडेट करते रहें, डेटा लेकर आते रहें, जिससे यहाँ पे पता चलता रहेगा कि हाँ क्या वायलेशंस हो रहे हैं, उनको कम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद कोर्ट अब यहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा इसी मुद्दे के ऊपर। इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 14 दिसंबर को होगी। यह वापस से मुद्दा आने वाले टाइम पर चर्चा में होगा। ओके, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यह है जहाँ पे चर्चा हो रही है प्रिपरेशन ऑफ डेफ एक्सपो 2022, इसको रिव्यू किया गया है। तो जो हमारे मिनिस्ट्री हैं गुजरात गवर्नमेंट के, इन्होंने एक तरीके से एक पैक्ट साइन किया है। एक इवेंट होने वाला है साल 2022 के अंदर, और वो इवेंट होगा डेफ एक्सपो। अब ये क्या इवेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, साथ ही साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, साथ में इन्होंने रिव्यू किया प्रिपरेशन को कि किस प्रकार से प्रिपरेशन चल रही है इस साल 2022 के इवेंट की। और ये जो इवेंट है ये होगा डेफ एक्सपो इवेंट 2022 के अंदर। कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है गुजरात के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था गुजरात के अंदर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये देखने को मिलेगा साल 2022 के अंदर 12वां जो एडिशन है इस डेफ एक्सपो का। यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंडिया का एक फ्लैगशिप इवेंट है। यहाँ पर क्या होता है, शोकेस किया जाता है। शोकेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे लैंड, नेवल, जो एयर होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं हमारे पास, क्या क्या सिस्टम्स हैं, उन सब की शोकेस किया जाता है। उन सबको एक तरीके से एग्जीबिशन की तरह लगाया जाता है। और आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा इवेंट होगा ये होगा गांधीनगर गुजरात में 10 मार्च से 13 मार्च के बीच में 2022 के अंदर ये देखने को मिलेगा। उसी चीज़ को देखते हुए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा साल 2022 के अंदर। ओके, अब यहाँ पर इस इवेंट का मकसद क्या है, इस इवेंट का मेन मकसद है कि हम लोग जो है अपना विजन दिखा सकें, हमारे पास क्या क्या डिफेंस सिस्टम है, और हम लोग डिफेंस इसके ऊपर खुद अपना सेल्फ रिलायंट बन सके, क्योंकि हमारी कंट्री जो है लगातार डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रो कर रही है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और यही हमारा फोकस रहने वाला है। उसके बाद साल 2024 तक हमारा टारगेट यह है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो हम $5 बिलियन तक लेकर जाएं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स है इसको हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को बेचेंगे, और टारगेट है हमारा $5 बिलियन तक कमाने का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही एक एग्जीबिशन होगी जहाँ पर ये बहुत सारे आपके जो इक्विपमेंट्स हो गए, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, इंडिया लैंड, नेवल और एयर के सिक्योरिटी सिस्टम्स, उनको शोकेस किया जाएगा इस इवेंट के अंदर। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से चर्चा हो रही है। एक इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जीत लिया है एक ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन। जो टर्टल होता है, कछुआ आप कह सकते हो, उसको प्रोटेक्शन दी है इन्होंने। बहुत सारे लगभग 3 प्रजातियां ऐसी कछुओं की जो कि ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म हो रही थी एकदम, एक आधी बचे होंगे या बहुत कम बचे होंगे, उनको वापस यहाँ पर इन्होंने रिवाइव किया है।
ऐसा बोला गया और उन्हीं चीज़ों की वजह से इनको जो है आप कह सकते हो कि ये अवार्ड मिला है। अब आपका कहना यह है कि ये कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, तो हम लोग इनको देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो टर्टल है एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, काफ़ी खतरे में है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से फिर भी इनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। ये आपको 3 स्पीशी देखने को मिलेंगी। एक है रूफ्ड टर्टल, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में बोलते हैं बातागुर कचुगा। उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलेगा बातागुर बस्का, और तीसरा है ब्लैक शॉफ्ट टर्टल। ठीक है, ये तीनों टर्टल के बारे में आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है तीनों प्रजातियों के बारे में। अभी जो इनको एक अवार्ड मिला है, अवार्ड यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं टर्टल कंजर्वेशन के अंदर, उनके द्वारा। टर्टल सर्विलेंस अलायंस हो गया, IUCN SSC टॉर्टोइस हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया है। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 कछुए कौन कौन से जिनको बचाया गया है। यह आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, एक कछुआ है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ठीक है, कौन सा है? रेड क्राउंड रूफ टर्टल, जिसका साइंटिफिक नेम मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बाटागुर कछुआ। ठीक है, इसका ये नाम था। इसको हम लोग रेड रूफ्ड टर्टल बोलते हैं। इसका सर थोड़ा सा रेड सा होता है, रेड कलर का क्राउन होता है। ठीक है, मतलब इसका सर रेड कलर का होता है। और मतलब आप कह सकते हो बहुत सारी स्पीशी ऐसी हैं जो कि काफ़ी खतरे में हैं टर्टल की। उसमें से एक प्रजाति ये भी है जो कि काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिल जाएगी। इसके अलग अलग कलर होते हैं, ब्राइट कलर्स देखने को मिलता है इसके ऊपर, रेड, येलो, वाइट, ब्लू कलर इसके चेहरे पर होता है, गर्दन पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो कॉमन नेम है वो बंगाल रूफ टर्टल भी बोला जाता है, साथ ही साथ रेड क्राउन रूफ टर्टल भी बोला जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशी है, साफ़ पानी में देखने को मिलता है। ज़्यादातर बांग्लादेश, नेपाल के अंदर भी देखने को मिल जाता है और इंडिया के अंदर भी पाया जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का तो नेटिव है, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल में भी पाया जाता है। उसका ये जो स्पीशी है ये गंगा रिवर में काफ़ी हद तक फैली हुई है, इंडिया के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा बेसिन के अंदर भी देखने को मिलती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। थ्रेट क्या है? ऐसे देखो खतरा बहुत है, क्योंकि लगातार जो हैबिटेट है हमारा वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। और वो क्यों डिग्रेड हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल तरीके से फिशिंग होती है, नेट के थ्रू यहाँ पर कछुओं को पकड़ लिया जाता है, इलीगल तरीके से इनका व्यापार चल रहा है, इस वजह से ये खतरे में है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरा जो टर्टल है, दूसरे टर्टल का नाम है ब्रैकिश वाटर टर्टल, जिसको बतागुर बस्का बोला है। अब ये बतागुर बस्का कौन सा टर्टल है? ब्रैकिश वाटर स्पीशी है, मतलब कि ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, जो नमकीन पानी होता है उस पानी के अंदर ये वाला टर्टल पाया जाता है। इसको नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक काफ़ी बड़ा साइज़ का टर्टल देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। आज के टाइम पर यह भी काफ़ी हद तक खतरे में है, इसको भी प्रोटेक्शन दी गई है इस व्यक्ति के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जिसको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो टर्टल है, देखो अभी मैं आपको जो ये दूसरा जो टर्टल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से इसको एक तरीके से मीट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर इसको भी खतरा काफ़ी है। उसके बाद लास्ट आता है ब्लैक शॉफ्ट टर्टल। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह चुका है, पिछले 2 बार ये न्यूज़ में आ चुका है। पिछले साल में अगर हम बात करें, ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है। ये जो ब्लैक शॉफ्ट टर्टल है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। एक मंदिर है यहाँ पर असम के अंदर, आप कह सकते हो यहाँ पर हायाग्रीवा मदर टेम्पल, हाजो के अंदर, गुवाहाटी में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग जो है पूजते हैं वहाँ पर, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर लगभग 28 प्रजातियाँ हैं टर्टल की, जिसमें से 20 जो है वो आसाम के अंदर ही पाई जाती हैं। आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा टर्टल्स पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आज के टाइम पर टर्टल को जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना, सबसे बड़ा खतरा है, वो है कि इनका मीट की तरह इस्तेमाल होता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी गलत तरीके से माइनिंग देखने को मिलती है, प्लस इनका इलीगल ट्रेड होता है। ये सारे खतरे देखने को मिलते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है यहाँ पर, एक जर्नलिस्ट ने जिनका नाम है चंदन मित्रा। ये वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है वेडनेसडे में, यहाँ पर बोला गया। यहाँ पर एक आर्टिकल ये है जहाँ पे चर्चा हो रही है जलियांवाला बाग के बारे में। तो जो जलियांवाला बाग अभी मैसेकर हम लोगों ने पढ़ा भी था अभी हाल ही में, ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। अब यहाँ पर क्या है कि जलियांवाला बाग, ये जो मैसेकर है, इसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन करा था इसकी याद में एक नया बिग मेमोरियल। अब बिग मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उन हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना है ये आपने गलत किया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो हिस्टोरियंस का कहना था। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर एक कल्चर मिनिस्टर है, हमारे कल्चर मिनिस्ट्री का कहना है ये जलियांवाला बाग जो कंजर्वेशन है, ठीक है, इसको सुपरवाइज़ किया गया है ASI के द्वारा,
यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई गलती नहीं कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ज़्यादा आप जानते नहीं हो, और यहाँ पर कोई भी फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ नहीं है। जो हिस्ट्री थी यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया है। कोई यहाँ पर हमने हिस्ट्री का बदलाव नहीं किया है, कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं किया है, ये हमारे कल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर था क्या, तो आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले 2 बार बता चुका हूँ। ये एक तरीके से आप कह सकते हो 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, जब जो है ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर, मैं डायर बोलूँगा, जो ये जनरल डायर था, इसने ऑर्डर दिया अपने लोगों को, और उन लोगों ने जो है जलियांवाला बाग के अंदर जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर गोलियाँ चला दी। अब हम बात करते हैं लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस इवेंट के बारे में समझते हैं। देखो, यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर के आसपास और भी बहुत सारे विवाद चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो रोलेट एक्ट को लेकर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला जाता था, क्योंकि रोलेट एक्ट के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजों के पास पावर यह आ गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते थे, उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा सकते थे, देशद्रोह के चार्ज लगा सकते थे, साथ ही साथ उसको जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो है कम से कम 10,000 आदमी, औरत, बहुत सारे बच्चे सब साथ में इकट्ठे हो चुके थे जलियांवाला बाग के अंदर, और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे इन एक तरीके से अंग्रेज़ों से कि जो सैफुद्दीन किचलू हैं और सत्यपाल जी हैं, इन दोनों को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि ये दोनों सिंबल थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, हिंदू मुस्लिम को साथ में यूनाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सिंबल थे, लोग कह रहे थे इनको रिलीज़ किया जाए। लोग जो है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब यहाँ पर ये तारीख थी कब, 13 अप्रैल 1919 की बात है, सब जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय जो जनरल डायर थे, जनरल डायर को जैसे ही पता चला कि हाँ भाई ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसने अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको ऑर्डर दिया कि भाई गोली चला दो। ठीक है, और यहाँ पर गोलियां चला दी गई उस बाग के अंदर। जितने भी लोग थे, आप कह सकते हो एक ही गेट था वहाँ पे बाहर निकलने का, उस गेट को बंद करके बहुत सारी गोलियां चलाई गई हैं, और गोलियां चलाते हुए आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जान गई। इनफैक्ट मतलब जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक कुआं भी देखने को मिलता था। जब यहाँ पर ये मैसेकर ख़त्म हुआ, वहाँ से जब लाशों को निकाला गया, उस कुएँ के अंदर से ही लगभग 120+ लाशें देखने को मिली। तो आप समझ सकते हो लोग जान बचाने के लिए कुएँ के अंदर कूद रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो आगे गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स अपने चलाए, और फिर यहाँ पर देश जो है कुछ टाइम बाद आज़ाद हुआ। ठीक है, ये 1990 की बात कर रहा था मैं। 1919 में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ की चर्चा हो रही है, वो ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। यहाँ पे बोला गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चीज़ों को एनालाइज़ किया अच्छे से, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से गलती नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पर मैंने भी आपको बताया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करती है। आपको मालूम होगा यहाँ से हमें कुछ मिला है, वहाँ से कुछ मिला है। यहाँ पे खुदाई करके पुराने ज़माने में जो लोग मिलते थे वो ये इस्तेमाल करते थे। जो चीज़ें सामान मिलता है उसकी खुदाई करके एक्सकेवेशन कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। ओके, ये एक ऑफिस है, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल बने थे एएसआई के। तो आपको इसके बारे में भी एक छोटा सा आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, तालिबान बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्लोज है सरकार बनाने में, मतलब आज के टाइम पर जल्द से ही देखने को मिलेगा तालिबान सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारी वेमेन जो है निकल कर आ चुकी हैं, परेड कर रही हैं, एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं हेरत प्रोविंस के अंदर। और इन वेमेन का कहना यह है कि यहाँ पर जो वेमेन के राइट्स हैं उनको पूरा का पूरा फॉलो किया जाए, वेमेन के राइट्स का वॉयलेशन ना हो, वेमेन को पढ़ने दिया जाए, उसके बाद वेमेन काम करने निकल सकें, ऐसा यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी आप अगर यहाँ पर आप कह सकते हो लॉज बना रहे हो, आप सरकार बनाओगे, इन सरकार के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर वेमेन का एक रोल होना चाहिए। जो टॉप पोस्ट है वेमेन की पोस्ट भी इन सब चीज़ों के अंदर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ऐसा ना हो कि जो 1996 से लेकर 2001 तक जो ये बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ, वेमेन के ऊपर अत्याचार हुआ, लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो सारी चीज़ें वापस से ना नजर आएँ। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारी वेमेन प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएंगी। उसका एक आर्टिकल ये है, आपको मालूम होगा अभी यूएस के अंदर, ठीक है, जो लुइसियाना है वहाँ पर एक हरिकेन आया था जिसका नाम था आइडा। ठीक है, आइडा हरिकेन की वजह से लगभग यहाँ पर 26 लोगों की डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इस जैसा हरिकेन मतलब क्या होता है, हरिकेन जब अमेरिका की साइड आएगा तो उसे हरिकेन बोलते हैं, जब वो इंडिया में होता है तो वो साइक्लोन बोला जाता है। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जब यही साइक्लोन जापान चाइना की साइड होता है उसको टाइफून बोला जाता है, और यही साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसको विलीज बोला जाता है। तो 4-5 नाम है इसके, तो आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका की साइड आता है तो उसको हरिकेन बोला जाता है, और ये अमेरिका की साइड आया तो इसको हरिकेन बोला गया है। ओके,
नाउ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आर्टिकल को। यहाँ पर इकोनॉमी का एक आर्टिकल की चर्चा हो रही है, लैक ऑफ जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिली है। देखो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी हमने कल डिस्कस किया, जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है अगस्त के महीने का, लेकिन उस कलेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल है नहीं। अब यहाँ पर डिटेल्ड जो डेटा है करेंटली अवेलेबल नहीं है जीएसटी का, तो यहाँ पर कोई पॉसिबल एनालिसिस ऐसा अवेलेबल होगा नहीं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ सरकार यही ला के दे रही है। आप सिर्फ इतना ही याद रख सकते हो कि जीएसटी बड़ी है, जीएसटी का जो रेवेन्यू है, कलेक्शन है, वो बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है, इतना ही याद रख सकते हो। ज़्यादा जो डिटेल डेटा है कि किन किन सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, किन सेक्टर के अंदर डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ पर लॉस हुआ है, कहाँ पे फ़ायदा हुआ है, ये सारा डेटा रिवील नहीं किया गया है। तो उसको लेकर यहाँ पर इकोनॉमिस्ट काफ़ी हद तक परेशान आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज का सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं। एडिटोरियल बहुत खास बात यह है कि हम लोग नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, आपको आंसर राइटिंग की चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा आंसर राइटिंग फ्रेम करके मिल जाता है। इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमालय के अंदर, उसको लेकर चर्चा हो रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अभी मना किया गया हिमालय के अंदर, ये सारे क्या रीजंस हैं, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल होगा एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। एक आर्टिकल ये दे रखा है, अभी आपको मालूम होगा, यूएनएससी के अंदर यहाँ पर चर्चा करी गई, तालिबान को लेकर एक रेजोल्यूशन को पास किया गया। उस रेजोल्यूशन में चर्चा हो रही है, जो रेजोल्यूशन जिसका नाम है यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, ये बात करता है जो तालिबान के जो ये अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म है, इसको ख़त्म किया जाए। आइए हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है यहाँ पर सीखेंगे, कल मैंने आपको बताया था पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, बाकी कुछ भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक इंटरव्यू पोस्ट होता है फ्राइडे में, हर फ्राइडे में एक इंटरव्यू आता है अगले पेज पर, तो इस इंटरव्यू को आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में चर्चा कर रहा है, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में आप सभी लोग को एक एक चीज़ पता है, जैसे कि आप लोगों ने अगर वीडियो फॉलो किया होगा तो ओके। तो यहाँ पर एक तरीके से इंटरव्यू आप लोग यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है ये बात करता है हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयंस कैन नॉट टेक। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को पहले तो हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमालयास को लेकर चर्चा हो रही है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखोगे तो बहुत सारी आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजर्वेशन, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुद्दा क्या था, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर कोई भी नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा जो गंगा का अपर साइड है वहाँ पर, और साथ ही साथ आप कह सकते हो जो हिमालयन वाले रीजन है वहाँ पर, हिमालय वाला रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में कोई भी नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। अब नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो अभी आपको मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलता हूँ। उत्तराखंड के अंदर की बात तो चल रही है, तो उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी आपको 7 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 50% ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, 50% कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। ये 7 प्रोजेक्ट कौन कौन से, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको और आगे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। 7 प्रोजेक्ट में पहला प्रोजेक्ट है तेहरी स्टेज 2, ठीक है। ये 1000 मेगावाट का है, ये बनाया गया है, भागीरथी रिवर के ऊपर काम चल रहा है। दूसरा है तपोवन विष्णुगढ़, ये 520 मेगावाट का है, धौलीगंगा रिवर के ऊपर। विष्णुगढ़ पीपल कोटी, ये है 444 मेगावाट का, अलकनंदा रिवर के ऊपर। सिंगोली भटवारी, ये 99 मेगावाट का है, मंदाकिनी रिवर के ऊपर। फटा भुयंग, ये है 76 मेगावाट का, मंदाकिनी रिवर के ऊपर। और उसके बाद मध्य महेश्वर, ये 15 मेगावाट का है, मध्य महेश्वर गंगा के ऊपर। और कालीगंगा, ये लगभग आप कह सकते हो 6 मेगावाट का है, कालीगंगा रिवर के ऊपर। ये 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड के अंदर। अब मुद्दा क्या है, आपको कुछ इश्यूज़ को समझना होगा। अब ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, 50% कंप्लीट हैं, इनको काफ़ी हद तक डैमेज भी हुआ है। आपने याद होगा आप लोगों को 2013 के अंदर एक केदारनाथ ट्रेजेडी आई थी, और ये जो केदारनाथ ट्रेजेडी थी इसकी वजह से लगभग 2 प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुके थे। कौन कौन से, सिंगोली भटवारी प्रोजेक्ट बर्बाद हुआ था, और फटा भुयंग, ये 2 प्रोजेक्ट तो पूरे तरह से बर्बाद हो चुके थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है, इस ट्रेजेडी की वजह से। इसी वजह से बोला जा रहा है नया प्रोजेक्ट कोई नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी ट्रेजेडी हम लोग को देखने को मिल रही है हिमालयन वाले रीजन के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे, दूसरा प्रोजेक्ट था विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ये अभी डैमेज हुआ फरवरी 2021 के अंदर, जो एक बहुत भारी भरकम बाढ़ आई थी, तब यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट भी डैमेज हो गया। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, डैम्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हिमालयन रीजन को। साथ ही साथ हिमालयन रीजन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर। बहुत अभी हमने देखा था चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्लाउड बस्ट आया था, उसकी वजह से भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि डैमेज हुआ प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगातार डैमेज होते हुए हम लोगों को नजर आएंगे हिमालयन रीजन के अंदर। इसी वजह से बोला जा रहा है कि नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों इतने ये प्रोजेक्ट डैमेज हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहला, हिमालयन रीजन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है,
पहले स्टेबिलिटी हुआ करती, लेकिन आज के टाइम पर कम हो रही है। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज है। अब क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलेगा, हमारा बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघल रही है तो नीचे ढहकर आएगी। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा कारण है जो कि बर्बादी देखने को मिल रही है। उसके बाद जो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग है, ये भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि पावरफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन जो है एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रहा है, और ये काफ़ी खतरनाक गैस है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो ह्यूमन हेल्थ को ही बर्बाद करेगी, एनवायरमेंट को ही बर्बाद करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरा इंपैक्ट है, दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है, हमारा टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, और लगातार इंक्रीज़ होने की वजह से जो टेम्परेचर, जो आइस है, ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है, बर्फीले पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। ये कारण देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्लाइमेटिक इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ये लगातार इंक्रीज़ हो गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। जैसे क्लाउड बस्ट हो गया, एवलांचेस हो गए, रेनफॉल हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और इन सब की चीज़ों की इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की जान भी जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन ये है, क्या भारत सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं है? क्या हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं है जो कि इन प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हो? बिल्कुल, देखो ये चीज़ यहाँ पर आर्टिकल मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक इनिशिएटिव है। तो आप कह सकते हो लगभग हम 8 मिशन चलाते हैं अंडर द NAPCC। उसके अंदर से एक मिशन ये है जो कि कहीं ना कहीं हिमालयन सिस्टम को सस्टेन करने के लिए मदद करता है, उस रीजन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है रीजन क्यों हम लोग नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगा रहे जा रहे हैं हिमालयन रीजन के अंदर। ओके, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नोबल इंटेंशंस को लेकर। तो UN को इंश्योर करना पड़ेगा कि एक UN ने इंश्योर करना पड़ेगा जो तालिबान है उस एक तरीके से जो टेरर एक्टिविटीज़ है उसको गिव अप करे, टेरर एक्टिविटीज़ यहाँ पर फॉलो ना करे, आतंकवाद को ख़त्म करे। अब इस चीज़ को लेकर UNSC के अंदर रिजोल्यूशन देखने को मिला है। तो रिजोल्यूशन कौन सा नंबर है? ये रिजोल्यूशन 2593। तो तालिबान के ऊपर ये पास किया गया UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरियस टॉपिक्स आप रिलेट कर सकते हो, ये सारे टॉपिक आपको अपने सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंडिया लेड जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया है, और वो रिजोल्यूशन है 2593। तो तालिबान के ऊपर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है ना। ये जो रिजोल्यूशन है इसको स्पॉन्सर किसने किया? तो स्पॉन्सर करने वाली आपको ये 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, वो है फ्रांस, UK और US। ठीक है, अब आप कह सकते हो इन्होंने अडॉप्ट किया 13 मेंबर को, जिसके अंदर इंडिया भी था। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों ने फेवर में वोट किया है। ठीक है, आप कह सकते हो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेवर वोट किया। आप कह सकते हो कि लगभग ये मैंने बताया 15 मेंबर थे, 15 में से 13 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने फेवर में वोट किया है, लेकिन 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। अब वो 2 मेंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म ख़त्म हो। वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो 2 कंट्रीज़ है रशिया और चाइना, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से अगेंस्ट में वोट किया है इसके, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो रिजोल्यूशन हुआ है ना, इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था यहाँ पर कि जो टेररिज्म है अफगानिस्तान के अंदर उसको कॉम्बैट किया जा सके। देखो मेन फोकस टेररिज्म के ऊपर ही है, तो आपको एक वर्ड तो रट ही लेना है, ये टेररिज्म। ठीक है, अब आप कह सकते हो यहाँ पर टेररिज्म को लेकर चर्चा बहुत पहले से हो रही है, कोई नई चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर तालिबान से बोला है कि आप लोग यहाँ पर सेफेस्ट वे में अफगानिस्तान को यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्ट करो। और उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। वेमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वॉयलेशन ना हो। अब यहाँ पर रशिया और चाइना ने एक तरीके से इसके अगेंस्ट में वोट डाला है। रशिया और चाइना यहाँ पर आप कह सकते हो एक रिजोल्यूशन वाजंट इनफ अबाउट टेरर थ्रेट्स। यहाँ पर इनका रशिया का कहना यह है, चाइना का कहना यह है कि ये जो रिजोल्यूशन है ये एक तरीके से आतंकवाद के थ्रेट को लेकर कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें कर रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वजह से यहाँ पर रशिया और चाइना दोनों अगेंस्ट में चले गए इस रिजोल्यूशन के। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है रिजोल्यूशन का मेन फोकस है जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसका यहाँ पर चाइना ने भी अपने वही कंसर्न दिखाया कि रिजोल्यूशन इतना प्रॉपरली देखने को नहीं मिलेगा, और चाइना बार बार ब्लेम कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जैसे कि USA को ब्लेम कर रहा है। USA ने जल्दबाजी में विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, और वही सबसे बड़ी गलती है, उसी वजह से तालिबान का कंट्रोल आया है। ऐसा यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। रशिया और चाइना चाहते हैं जो ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या फिर उइगुर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, ठीक है, इनको स्पेसिफिकली नेम दिया जाए इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये लोग चाहते हैं और भी टेरर ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उनको भी यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर नाम डाला जाए, ये चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर रशिया और चाइना भी काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर यह आतंकवाद इंक्रीज़ होगा तो। इंडिया के रिसेंट स्टेप्स क्या हैं? इंडिया ने देखो अभी रिसेंटली तालिबान के साथ अभी एक अपना थोड़ी बातचीत
बातचीत करी है उसके बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे, इन सब ने मिलकर इंडिया की प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस किया है। और जो मीटिंग हुई है कतर के अंदर वो मैंने आपको बता ही दिया है। लगभग मैं आपको अभी इस पूरे एनालिसिस के अंदर तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ इस मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग में जो चर्चा हुई है, मेन फोकस किया गया जो टेररिज्म उसको कम करो, साथ ही साथ जो है मेन फोकस किया गया जो लोग हैं उनको हम लोग प्रॉपरली इवैक्यूएट करेंगे। तो यह है कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट आर्टिकल है वो ये वाला है, ब्रेक थ्रू चैलेंज करके यहाँ पे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है जो वैक्सीन मेकर हैं, जो कि वैक्सीन बना रहे हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीन को बनाना पड़ेगा डेल्टा वेरिएंट्स के लिए। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट्स एक ऐसा वेरिएंट है जो कि काफ़ी खतरनाक है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, और एक तरीके से ये जो साइंटिफिक नाम था ये इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, और इंडिया के अंदर जब ये डिस्कवर किया गया तो उसको डेल्टा जो नाम है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। आप इसका साइंटिफिक नेम ज़रूर बताना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये डेल्टा वेरिएंट आज के टाइम पर एक ब्रेक थ्रू चैलेंज बन चुका है। ब्रेक थ्रू चैलेंज मतलब यह है कि किसी को कोविड हो चुका है, मान लो कोविड होने के बाद उसने वैक्सीन ले ली है, फर्स्ट डोज ले ली, सेकंड डोज ले ली है। अब यहाँ पर फर्स्ट डोज सेकंड डोज लेने के बाद भी अगर उसको डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट करता है तो बिल्कुल वो वापस से उसको वायरस मतलब अफेक्ट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक वेरिएंट है आज के टाइम का। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल आपका मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर मेंस में आपको जो सेकंड पेपर है वहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कोविड-19 को लेकर। बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आप कह सकते हो दोनों डोजेस लगवा लिए हैं। अब बहुत सारे लोग जो दोनों डोजेस लगवा चुके हैं उनको वापस से इन्फेक्शन अफेक्ट किया है। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ही क्या है, वायरस हैज़ बीन एबल टू ब्रेक थ्रू द डिफेंसेस क्रिएटेड बाय वैक्सीन। मतलब वैक्सीन के थ्रू जो डिफेंस बनाया गया है बॉडी के अंदर उसको भी यहाँ पर एक तरीके से ब्रेक कर देना, उसको तोड़ देना, इस वजह से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसको बोला गया है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर वो व्यक्ति जिनको जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर ये देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट ये बोला गया, देखो जो ये वैक्सीन है इसको लेकर कोई फुल प्रोटेक्शन तो है नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा है फुल प्रोटेक्शन, कोई ना कोई वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है। कोई सी भी वैक्सीन फुल प्रोटेक्टेबल नहीं है, 100% प्रोटेक्शन कोई भी वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करवा रही है, ऐसा यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, मतलब कुछ भी नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था ना, वही चीज़ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ याद कर सकें, हमारे एग्जाम में कुछ आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, नाउ इसके साथ करना लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।